सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें हमारी बातचीत के केंद्र में वो ऐतिहासिक ट्रेड डील है जिसको लेकर सत्ता पक्ष इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे देश हित के साथ समझौता करार दे रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड डील हुई थी, जिसे मदर्स ऑफ ऑल डील कहा गया था, उस पर तो इतना विवाद नहीं हुआ, पर बहुप्रतीक्षित अमेरिका के साथ ट्रेड डील जिस तरीके से अंजाम पर पहुंची है वो खासी चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो ये बता रहा है कि देखो, एक विकासशील देश से एक विकसित देश बात करने के लिए और शर्तों के अनुसार करार करने के लिए बाध्य हुआ। यह भारत की ताकत को प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से हमारे लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत की विश्व स्तर पर क्या उपस्थिति है, धमक है, चमक है, इसका पता चला है और हम अपनी मेहनत से देश को कहां से कहां तक ले आए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि आपने इस डील के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि आप सरेंडर मोड में आ चुके हैं, आप अमेरिका के दबाव में आ गए, आप ट्रंप के दबाव में आ गए और आपने भारतीय किसानों के हितों के साथ समझौता कर दिया, आपने भारतीय उद्योगपतियों के साथ समझौता कर दिया और कुल मिला के भारत और अमेरिका के व्यापार में जो हमारा मुनाफे का सौदा हुआ करता था, अब वो नुकसान का सौदा हो जाएगा। ये विपक्ष का आकलन है। डील में हुआ क्या? डील के अंतर्गत तय हुआ कि जिस अमेरिका के द्वारा अभी भारतीय उत्पादों पर तकरीबन 50% टैरिफ लगाया हुआ था, वो घटकर 18% हो गया। इसको उपलब्धि के तौर पर सत्ता पक्ष बता रहा है। इस 50% में 25% तो पेनल्टी के तौर पर था। 25% पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए लगाई थी कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, ऑयल, और इस ऑयल से जो पैसा रशिया को मिलता है उससे यूक्रेन के युद्ध में उसे मदद मिलती है और यह भारत ठीक नहीं कर रहा है। यह ट्रंप की दलील थी। ट्रंप का दावा है कि भारत ने अब रूस से चूंकि तेल खरीदने से अपने हाथ रोक लिए हैं, इसलिए अब हम ये पेनल्टी हटा रहे हैं। जहां तक 25% टैरिफ लगाया हुआ था, क्योंकि अब म्यूचुअली हमारी परस्पर सहमति बन गई है, भारत में अमेरिका से जो उत्पाद आएंगे, खासतौर पर कृषि उत्पाद आएंगे, उन पर 0 टैरिफ रहेगा। तो अब हम भी अपने टैरिफ को कम कर रहे हैं और 25% की जगह 18 कर रहे हैं। इसी को सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहा है कि देखो, हमने अमेरिका को राजी कर लिया टैरिफ घटाने के लिए। एक चार्ट भी व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से साझा किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य महत्वपूर्ण जो देश हैं, उन पर टैरिफ ज्यादा है, वहीं भारत के साथ में जो समझौता हुआ है उसमें टैरिफ कम है। पर दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि टैरिफ 50 से 18 नहीं हुआ है। जो अभी तक 3-4% हुआ करता था, वो 3-4% टैरिफ अब 18% हो गया है। इसका सीधा अर्थ है कि साल भर पहले जो भारतीय उत्पाद अमेरिका में सस्ती दर पर उपलब्ध थे, उन पर जब 18% अब टैक्स लगेगा टैरिफ के तहत, तो वो उत्पाद महंगे हो जाएंगे। उत्पाद महंगे हो जाएंगे तो तय बात है कि उनकी सेल में कमी आएगी, और कमी अगर आएगी तो भारतीय व्यापारी और किसानों को नुकसान होगा। तो सबके अपने अपने दावे हैं। तो इन दावों को समझने की आज हम कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। समझेंगे कि ये डील वाकई देश हित की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है, या विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक समझौता है जिसके माध्यम से हमने अपने कुछ हितों को तिलांजलि दी। विषय बड़ा गंभीर है, जटिल है। कोशिश करेंगे कि इसे सरलता के साथ हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। इस कोशिश में हमारी मदद करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस का आक्रामक चेहरा है। कांग्रेस बहुत नाराज है इस डील से। सुरेंद्र जी से उनकी नाराजगी के कारण समझेंगे। वो डील के अंतर्गत जो तय हुआ उससे नाराज है, या नरेंद्र मोदी ने डील की है इसलिए नाराज है। हमारे साथ सारथी आचार्य जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से देखता, जानता, समझता है, वो हमारी दिलचस्पी का विषय है। और इन सब के बीच में हमारे साथ राकेश टिकैत भी कुछ देर में होंगे, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर आंदोलन के संदर्भ में बात कर रहा है इस ट्रेड डील के खिलाफ। उनसे उनका पक्ष समझेंगे।
चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, क्योंकि पहले आपत्ति समझेंगे तो समर्थन का बयान शरद जी से जानेंगे। पर सुरेंद्र जी से बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले 3 बयानों पर भी दृष्टि डालते हैं जो हमारे लिए भी मददगार होंगे और सुरेंद्र जी के लिए भी मददगार होंगे। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। तो सुरेंद्र जी एक तरफ पीयूष गोयल जी हैं जो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक समझौता है जो भारत की वैश्विक उपस्थिति को बताता है। शिवराज सिंह चौहान किसान नेता हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इस डील से जाहिर हुआ कि हम कमिटमेंट में कितने पक्के हैं और हमारा एटीट्यूड कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पर इसके उलट नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज हो गया। थोड़ा आप बताएंगे। 50% से 18% पर टैरिफ ला दिया गया, फिर भी आप नाराज हैं, फिर भी आप गुस्सा हैं, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आप चिल्ला रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या आप इस ट्रेड डील से खुश हैं? आप तो बड़े सुधीर पत्रकार हैं, आप तो राजनीतिक विषयों की भी समझ रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दर्शन की, प्रदर्शन की और अर्थव्यवस्था की भी समझ रखते हैं। छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए कि आप किसी चैनल के हेड हैं और आपके चैनल को कोई दबाव होगा या नहीं होगा। आप एक बार बता दीजिए कि 3% का टैरिफ ज्यादा होता है या 18% का टैरिफ ज्यादा होता है? जो आपका 3% का टैरिफ कम होता है, 18% का ज्यादा होता है। ये तो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क में ही बोला, शुरुआती भूमिका में ही बोला। पर भाई ये तब था जब ट्रंप नहीं थे। अब ट्रंप आने के बाद पूरी दुनिया का टैक्स टैरिफ बदल रहा है। अब 50%, 75%, 100%, 200%, ट्रंप कब क्या करे किसको पता है सुरेंद्र जी। अब ऐसे में शुक्र मना रहे भैया 18% पे बख्श दिया, इतना ही है। हाँ, बिल्कुल आपने बड़ी बढ़िया बात कह दी कि हम ऐसे में शुक्र मना रहे हैं। आप बिल्कुल उसी जगह पर आ गए। 3% हमेशा कम होता है, 18% हमेशा ज्यादा होता है। आप इस चीज को देखिए कि नरेंद्र मोदी जी शुक्र मना रहे हैं कि उनकी 18% डील हो गई। वो शुक्र मना रहे हैं कि बांग्लादेश को 19% है। वो शुक्र मना रहे हैं कि पाकिस्तान को 20% है। वो शुक्र मना रहे हैं कि चीन को 20% है। और वो लेकिन ये शुक्र नहीं बता पा रहे हैं कि रूस के तेल पर कोई टैरिफ उसने चीन पे नहीं लगा रखा है। वो शुक्र नहीं मना पा रहे हैं कि भारत ने पिछले 75 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कह रहा है खुलेआम कि हम भारत पर नजर रखेंगे, अगर उसने रूस से तेल खरीदा तो हम उसके ऊपर फिर से टैरिफ ठोक देंगे। यानी अमेरिका नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बाप हो गया है।
उसके बाद आप आ जाइए एग्रीकल्चर डील पर। आज तक कभी भी एग्रीकल्चर हमारे लिए इंटरनेशनल सौदे का मसौदा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आज एग्रीकल्चर की डील में क्या बताया जा रहा है हिमांशु भाई? बताया जा रहा है सारे जो पदार्थ उसमें शामिल किए हैं उसके अलावा अन्य पदार्थ, अन्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो अन्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? क्या इन्होंने समझौते में क्लियर किया? और कैसे कैसे कर रहे हैं उसको सुन लीजिए जी। मक्के को इंपोर्ट कराने के लिए मक्का कह रहा है पीयूष गोयल की नहीं लेंगे हम, लेकिन डीडीजी लेंगे, ड्राई डिस्टल्ड ग्रेन। ड्राई डिस्टल्ड ग्रेन जो है मक्का को ही कहा जाता है। अब किस तरीके से पीयूष गोयल पागल बना रहा है, हिंदुस्तान को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान के किसानों को कह रहा है कि हम मक्का नहीं इंपोर्ट करेंगे। अपने यहां के मक्के पर एमआरपी नहीं दे, एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, और अब अमेरिका से भी मक्का आएगा डीडीजी के नाम पर, ड्राई डिस्टल ग्रेन के नाम पर। चाहो तो इसको लिख लो हिमांशु जी आप। उसके बाद कहते हैं हम सोयाबीन नहीं लेंगे जी, ब्राजील ही कहना वो है, लेकिन सोया ऑयल ले लेंगे आप। सोयाबीन का ऑयल भाई किस चीज से बनता है? सोयाबीन की एमएसपी आप क्यों यहां हिंदुस्तानियों को दे नहीं पा रहे हो, और सोया ऑयल और आप इंपोर्ट कर रहे हो? तो इस तरीके की एको हजारों डिस्क्रिपेंसियां हैं, मैं आपसे बताऊं हिमांशु जी, जिसकी वजह से ये भारत के किसान के हित को नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के जेब में रख दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था के हित को नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की जेब में रख दिया है कि भारत को वो कहने की हिम्मत कर रहा है, हिमाकत कर रहा है कि तुम तेल वेनेजुएला से खरीदोगे, रूस से नहीं खरीदोगे, सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, और खबरदार अगर तुमने रूस से तेल खरीदा तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ और लगा दूंगा मैं। तीसरी और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज की डेट में हमारा हमारा इंपोर्ट अमेरिका से $38 बिलियन का है पर ईयर, $38 बिलियन का। अब हम मजबूर हैं उसको बढ़ाने के लिए कि $100 बिलियन पर ईयर होना चाहिए, तभी तो 500 बिलियन होगा ना जी। तो वो जो 38 से समवेयर अराउंड $72 बिलियन पर ईयर हमको जो ट्रेड लेना है, वो क्या लेना है? अमेरिका का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, वहां की मक्के की लॉबी वाला डीडीजी, वहां की सोया की लॉबी वाला सोया ऑयल, वहां पर वो जो लाल ज्वार है जो हमारे यहां भी प्रोड्यूस हमारे यहां अधिकता है, इसी तरीके के तमाम प्रोडक्ट लेकर के हमें हिंदुस्तान को अपना उनका ट्रंपिंग का डंपिंग ग्राउंड बनाना है, और हम लोगों को जो है हमारे किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखना है। किसानों के हितों को हमें बेच देना है, खत्म कर देना है, और अमेरिका के किसानों के हितों का ध्यान रखना है। तो क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री? आज की डेट में उनकी भाषा से तो यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ सुरेंद्र जी, आपने कहा कि $38 ट्रिलियन से हम $100 बिलियन पर जाएंगे, तो ये कृषि उत्पादों से आएंगे। पर पीयूष गोयल तो बता रहे हैं कि हम इसके तहत एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेंगे, विमान और विमानों के पार्ट्स खरीदेंगे, कीमती धातुएं हम इंपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, कोकिंग कोल इंपोर्ट करेंगे। तो आप क्यों मान रहे हो कि केवल हम कृषि उत्पाद ही लेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं हिमांशु जी, फिर मैंने कहा आप सुधी प्रवक्ता हैं जी। वो जो $38 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना अभी तक, वो यही सब कर रहे हैं। $38 बिलियन में कीमती धातु हैं, खनिज हैं, विमानों के पार्ट्स हैं। वो जो $72 बिलियन है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अभी तो कर ही नहीं रहे ना, $38 बिलियन में यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि इस ट्रेड डील का सबसे खतरनाक पहलू है अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में जगह देना। जो क्षेत्र अभी तक संरक्षित था, आपने इस समझौते के तहत उसको खोल दिया है, और यह भारत के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और आप इस उपलब्धि बता रहे हैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी कि मैं शरद जी के पास जाऊं और सुरेंद्र राजपूत जी की आशंकाओं का कुछ समाधान पूछूं, अगर उनके पास है। सुरेंद्र राजपूत जी तो डरा दे रहे हैं कि आपने कर क्या दिया है,
क्या देश के हितों के साथ में वाकई समझौता हो गया शरद जी? और समझौता करके भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो थोड़ा रोशनी दीजिए, हुआ क्या? राजा लोग इतने ऊपर से देखते हैं प्रजा को कि हमें नहीं लग रहा कि उन्हें प्रजा की जो समस्याएं हैं उनसे उनका कोई सरोकार रह जाता है। और राजपूत जी तो खुद ही राजा है, तो उनको नहीं दिख पा रहा होगा कि जनता के लिए हित क्या है, अनहित क्या है। पहली चीज तो ये, चाइना पे टैरिफ 21% नहीं है, चाइना पे टैरिफ 31% है। दूसरी चीज इन्होंने कहा सोया ऑयल के बारे में तो मैं बता दूं कि सोया ऑयल जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो, क्योंकि जैसा अभी राजपूत जी ने कहा कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो जीएम स्ट्रेन है जब उसको रिफाइन किया जाता है जीएम स्ट्रेन खत्म हो जाता है। तो तेल का उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड होने या नेचुरल प्रोडक्ट होने से उसका कोई लेना देना नहीं है जब उसमें से तेल निकाल लिया जाता है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि साहब मोदी जी के वो बॉस बन गए हैं, तो क्योंकि वो कहते हैं कि हम भारत पे नजर रखेंगे, यहां पे नजर रखेंगे। तो मैं ये बता दूं, हमारे यहाँ करीब 18 एजेंसीज हैं केंद्र सरकार की जो नजर रखती हैं उन देशों पे जो हमारे यहाँ डंपिंग करते हैं, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि मेक्सिको ने हमारे कुछ ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स पे उन्होंने ड्यूटी लगाई है, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ या तो उनसे बात करके इस मैटर को इसका समाधान खोजा जाएगा या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ हमारे जिस तरह आयात हो रहा था, जब हमने देखा कि बांग्लादेश जो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो भारत के हित में नहीं है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। जो हम लोग तेल खरीद रहे थे, जो पाम ऑयल खरीद रहे थे मलेशिया से, जब मलेशिया ने भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा, मलेशिया से हमने तेल आयात करना बंद कर दिया है। तो मलेशिया जो है वो उसके बाद उन्होंने वो कर रहा है जो भारत चाहता था, और उसके बाद हमने तेल दोबारा से आयात करना शुरू कर दिया है। और यहां मैं आपको बता दूं कि जो ठीक है दर्द, क्योंकि किसानों का दर्द किसको है और असल किसान की क्या हालत है, ये मुझे लग रहा है आप हम मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि यहां पे किसान का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो हाल में मैं आपको बताऊं कि जो किसान आंदोलन हुआ था, उसके जितने भी इश्यूज थे वो सारे कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में थे। मैं आपको मैनिफेस्टो पढ़ के सुना दूंगा, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको करके दिखाया तो इनको एकदम से किसानों का हित पता चल गया। और जब हम कह रहे थे हम किसानों से बात करना चाहते हैं, तो इन्होंने राज्यसभा में मेज पे इनके नेता नाचे हैं। तो ये इनका किसानों का हित है। यहां ये एग्रीमेंट सिर्फ 1 साल तक इसलिए टला है क्योंकि किसानों का हित इसमें नहीं था। और जो कह रहे हैं कि राजपूत जी कि हम खाली वहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम इंपोर्ट आज की तारीख में अमेरिका से तेल का हो रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपोर्ट हो रहा है वो क्रिटिकल मिनरल्स का हो रहा है। तीसरा वहां से हम लोग हवाई जहाज खरीद रहे हैं, और खाली 2 एयरलाइन जो भारत की हैं, एक एयर इंडिया और इंडिगो, ये 2 जितने हवाई जहाज खरीद रहे हैं, हमें लग रहा है जो $500 बिलियन का आंकड़ा है वो तो ये दोनों एयरलाइन ही पूरा कर लेंगे। हमें और कुछ सरकार को कुछ आयात करने की वहां जरूरत नहीं, हमें लग रहा है तेल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा शरद जी, मेरे कुछ सवाल हैं, आप जो बिल्कुल खारिज कर रहे हैं ना, थोड़ा मूलभूत सवालों पर आते हैं। कल भी ये पूछा गया था, उत्तर मिला नहीं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इसका उत्तर सारथी जी से दिलाना चाहेंगे, राकेश टिकैत जी से दिलाना चाहेंगे, या सुरेश राजपूत जी से दिलाना चाहेंगे। सबसे बड़ा जो विषय बना, टैरिफ 50% नहीं लगा हुआ था, टैरिफ तो 25% लगा था। 25% पेनल्टी का टैरिफ था, और 25% पेनल्टी का टैरिफ इसलिए था कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, और रूस से तेल हम इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि रूस से हमें तेल सस्ता मिल रहा था खाड़ी देशों के मुकाबले। क्या इस समझौते के तहत हमने डोनाल्ड ट्रंप की इस शर्त को माना है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यह दावा कर रहे हैं कि भारत ने वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं इस पेनल्टी को हटा रहा हूं। शरद जी, क्या हमने इस बात पर हामी भरी है कि साहब आपकी शर्त हमें स्वीकार है, अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? हिमांशु जी, जब से ये बात हुई थी रूस से तेल आयात करने की, हमने रूस से तेल आयात करना बंद नहीं किया, क्योंकि वो हमको बेहतर डील मिल रही थी, वहां से तेल सस्ता मिल रहा था। और अभी 3 दिन पहले पीयूष गोयल जी ने, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम जो भी फैसला लेंगे भारत के हित में लेंगे। अगर हमको अमेरिका से सस्ता तेल मिलेगा, जैसे वेनेजुएला से सस्ता तेल मिल रहा है, तो वेनेजुएला से लेंगे। हम लोग 47 देशों से तेल आयात कर रहे हैं ताकि हमारी जो ऑयल बास्केट है इतनी बड़ी हो
कि कहीं तेल कम होने, बढ़ने या घटने से हमारे जो हमारे उपभोक्ता है मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आधिकारिक हैसियत से कि हमने रूस से तेल ना खरीदने की कोई शर्त नहीं मानी है, कहने की स्थिति में है ना? जो भारत के हित में होगा, पीयूष जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया। ये तो बड़ा गोलमोल सा जवाब है ना, जो भारत के हित में होगा। भारत के हित में है भैया कि अभी रूस से तेल ना खरीदो क्योंकि ट्रंप नाराज हो जाएंगे। तो ये तो इस तरीके की दलील हो गई। मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है शरद जी, यह फैसला देश हित में भी हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से, विदेश नीति की दृष्टि से, पर है क्या वो सच इस देशवासियों के लिए है ना, इस देश के लिए फैसले ले रहे हैं ना। तो केवल इतना जानना चाहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की सरकार यह दावा कर रही है कि भारत ने रूस से तेल ना खरीदने पर सहमति दे दी है, और चूंकि उन्होंने सहमति दे दी इसलिए हम ये टैरिफ हटा रहे हैं पेनल्टी का। क्या इसमें सच्चाई है, या आपका आधिक तौर पर यह कहना है कि हमने रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं की है? सीधा सवाल है। हिमांशु जी, 6 महीने पहले जब ये बात हुई थी तब भी भारत सरकार ने कहा था कि जो भारत के हित में होगा वो हम करेंगे, रूस से आयात करना अरे शरद जी, हमें इस पे स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा सवाल, हम कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखते थे भारत के संदर्भ में, आपने अमेरिका के लिए कृषि क्षेत्र खोल दिया है, ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट में भी है और अमेरिकी सरकार का भी दावा है। अमेरिकी सरकार बता रही है कि भारत का विशाल बाजार अब अमेरिका के किसानों के लिए खुल गया है। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत का बाजार उपलब्ध कराने के साथ हमारी क्या उपलब्धि है? थोड़ा इस पर रोशनी देंगे कि क्यों हम वहां के उत्पाद अपने बाजार में चाहते हैं और उससे यहां के लोगों का क्या फायदा होने वाला है। देखिए, जो हम लोग अमेरिका से आयात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आयात कर रहे हैं, या तो भारत में होते नहीं है, या इतनी संख्या में नहीं होते, या इतना उसका उत्पाद नहीं है कि हम लोगों को उसका आयात किए बिना काम चल सके। और उन प्रोडक्ट्स का आयात किया जा रहा है या किया जाएगा जो भारत में के किसानों के ऊपर कोई असर नहीं होला। हम अखरोट कितनी हमारे देश में, मैं तो खैर अखरोट नहीं खाता हूं, कभी कभार बादाम खा लेता हूं, राजपूत जी तो खाते होंगे, तो हो सकता है उनके ऊपर असर हो, लेकिन भारत की जनसंख्या पे कोई असर नहीं होने वाला है। चिलगोजे, अखरोट, अमेरिकन सेब जो 400 रुपए किलो है, वो मुझे नहीं लग रहा कि भारत का ना तो किसान पे कोई असर होने वाला है, ना जनता पे कोई असर होने वाला है। तो वो प्रोडक्ट जो भारत की जनता को असर करेगा, गेहूं है, चावल है, चीनी है, जो हमारे खास जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कोई भी आयात किसी तरह का नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल केंद्र सरकार ने इसकी अंडरटेकिंग दी है, और इसी वजह से ये डील को 6 महीने साल भर जो लगाए साइन होने में, सिर्फ हमारे किसान और हमारे जो डेयरी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए ये देरी हुई है। जब उस पर हम लोगों ने कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा, ये हमारी रेड लाइन है, उसके बाद ही ये समझौता हुआ है। तो कुल मिला के शरद जी बोल रहे हैं कि भारत के किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों की एक प्रखर आवाज है देश में, नाम उनका राकेश टिकैत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, कितने आनंद के साथ हैं भारत सरकार के इस ऐलान से कि ऐतिहासिक डील, भारत के कृषि उत्पाद अमेरिका में कम दरों पर बिकेंगे, जीरो टैरिफ कृषि उत्पादों पर रहेगा, और जो कुछ यहां के किसान नहीं उगा पाते हैं पर यहां की जनता के लिए चाहिए, अब वो कृषि उत्पाद अमेरिका से भारत भी आ जाएंगे। अभिनंदन करना चाहिए राकेश टिकैत जी इस साहसिक फैसले का, इस ऐतिहासिक फैसले का, या अभी भी आप नाराज हैं? ये एक मूक समझौता है, मौन समझौता। जैसे हमन जब हम करते हैं तो कुछ मंत्र मन मन में बोलकर फिर उसमें बाद में सुहा करा जाता है, तो ये वो मंत्र और समझौता है जो मूक समझौता है। हमने सरकार को ये कहा कि आप ये बताओ कि वहां से क्या चीज आएगी, आप वो बता दो, डिक्लेयर कर दो कि ये चीज आएगी जी। तो उन्होंने बताया ना, किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स आएंगे, पशु चारे के लिए रेड सोरगम आएगा, ड्राई फ्रूट्स आएंगे, ताजे और प्रोसेस्ड फल आएंगे, सोयाबीन ऑयल आएगा, वाइन आएगी, स्पिरिट्स आएगी, बताया ना। कोई पशु फीड कम है देश में? हमारे मक्का का क्या हाल है, अभी इन्होंने बाहर से मक्का मंगा लिया
तो मक्का 1100 रुपये क्विंटल बिक रही है ना। जी किसान का क्या हाल है, ये पोल्ट्री फार्म के दबाव में, और वो मंगाया है, उनको सस्ता दोगे तो किसान मर गया। भाई देश में उत्पादन की कोई कमी नहीं है, आप उसको रेट दे दो तो पैदा करके दे देगा। बिहार के किसान का धान 800 रुपये से 1200 रुपये क्विंटल बिकता है। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून दे दो। अपने किसानों का कैसे हित रखोगे? चाहे आप दालों में रखोगे, आप अफ्रीकन कंट्री से दालें खरीदोगे, यहाँ के किसान को दोगे नहीं, फिर कहोगे जी उत्पादन कम है। किसान की हालात ठीक नहीं है, और इस समझौते का असर गांव तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको जन जन तक के जो गांव के लोग हैं वो चाह रहे जी हमारा इलाज जी। क्योंकि जो दिन बाद में तो इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज इनकी आई सुबह के 4 बजे जी। और भाई इतने उत्पादन है यहाँ पे। अब सेब को क्या भारत का सेब नहीं मानते? जी वहां पे सब्सिडाइज सेब। तो राकेश टिकैत तो काफी नाराज है। उनका कहना है कि ये समझौते में कई चीजें ऐसी शामिल हैं जो बताई नहीं जा रही पर हैं। पर कुल मिला के समझौता जब दो देशों के बीच में होता है, दो कंपनियों के बीच में होता है, दो हितधारकों के बीच में होता है, तो दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक देश के हित में समझौता हो, दूसरे देश के बिल्कुल खिलाफ हो। अब इसे समझे कैसे? तो सारथी आचार्य जी हमारी मदद के लिए मौजूद है। थोड़ा सारथी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस ट्रेड डील को क्या देखते हैं। ये डिजास्टर है, आत्मघाती कदम है, सब कुछ सत्यानाश होने वाला है, या मानते हैं कमाल का निर्णय है, हमने समय लिया, धैर्य दिखाया और अपने मन अनुरूप समझौता पाया? क्या देखते हैं डॉक्टर सारथी आचार्य? हाँ, शुक्रिया जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत ही पार्टिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि केवल कृषि का देख लिया, गन्ने का देख लिया, या ये मेज का देख लिया। देखिए, पूरे इसको अर्थव्यवस्था के तौर पे देखना चाहिए कि 54% हमारे जो गुड्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और 46% सर्विसेज हैं जो कि बिल्कुल टच नहीं होते जी। और 54% जो गुड्स हैं उसमें से 50% बिल्कुल अनटच्ड रहेंगे। जिस तरह आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अमेरिका में, और बाकी भी जिस तरह हाईटेक प्रोडक्ट्स, हमारे हवाई जहाजों के प्रोडक्ट्स यहाँ पार्ट्स यहाँ से बन के जाते हैं, या फिर एरोस्पेस के पार्ट्स जाते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक टैक्स का छोटी सी मार्जिन है 24, 25, 30%, जिसपे वो 50% की धमकी देता है। ट्रंप की आदत है भौंकने की, सॉरी आई एम यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, पर उनकी जरा जोर जोर से बोलने की आदत है। पर हमारे जो, सॉरी टू से, बट जो ये जो मीडिया में हम ज्यादा उछालते ज्यादा है जी। इतनी कोई क्राइसिस नहीं है। मतलब 50% ग्रोथ है, सॉरी ये टैक्स है, फिर भी आपके 6.2% ग्रोथ रेट है। इसका मतलब यह है कि कोई खास फर्क पड़ा नहीं है इससे। और यूएस के यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है, जिस प्रकार से उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पार्ट्स यहाँ बनते हैं, उनकी बहुत सारी हाईटेक सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, जिस प्रकार से एनवीडिया है या माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनके सेंटर्स यहाँ है। 30% ऑफ आप देखियो कि एनवीडिया की जो ये डिजाइन बनते हैं वो यहाँ बनते हैं जी। पैकिंग 40% ऑफ ग्लोबल वो इंडिया में बनती है। तो उनकी सारे ग्लोबल चेन में हम इतने बेवकूफ नहीं है कि मतलब कुछ नहीं जानते हैं। ये लोग साल भर चुपचाप इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि जानते थे कि इनके हाथ में भी कुछ मतलब कुछ कार्ड्स हैं, उनके पास भी है। वैसे बाय द वे हमारी जीई 404, 414 मिसाइल्स, नेवी, फाइनेंस, ये सब उनके हाथ में है। और हमारे 100 हवाई जहाज, ये तेजस वगैरह खड़े हुए हैं, और उन्होंने इंजन नहीं दिए अभी तक। 6 इंजन दिए, उनको देने थे अभी तक 100 इंजन, 99 इंजन देने थे, उन्होंने नहीं दिए। तो दोनों साइड ऐसा है कि एक सीसॉ पे चल रहे हैं कि भैया हम आपको ये नहीं देंगे, हम आपको वो नहीं देंगे। यहां तक कि कृषि का सवाल है
कृषि में आप ही देखिए कि 80% ऑफ द कृषि इज नॉट टच्ड, बिल्कुल टच नहीं हुआ है। गेहूं, चावल, मेज, इन सबको कुछ नहीं टच किया गया है। वो जो चौधरी साहब बोल रहे थे कि हाई एंड जो मेज आएगा वो कौन लेगा? 1% 2% शहर के लोग लेंगे, और आपके जो एप्रिकॉट और ये जो अखरोट वगैरह आएंगे कौन लेगा? ये गांव में खाए जाते हैं क्या? आज तक तो मैं गांव का आदमी हूं, मुझे मालूम है क्या खाया जाता है गांव में। नहीं सर साहब, मेरा थोड़ा सरल सा सवाल है, कौन अपने देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है? हमारी सरकार अपनी देश की जनता को बेवकूफ बना रही है, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या है कि दोनों ही देशों की सरकार इस समझौते के साथ यह बता रही है कि देखो अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, तरक्की तो अब तुम्हारे हिस्से में आएगी, देखो तुम्हें यह बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। आपने वो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखा है जिसमें उन्होंने बताया कि देखो अमेरिका के किसानों, तुम्हारे लिए मैंने भारत का बाजार खुलवा दिया है। और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमें बता रहे थे कि हमने अपनी चीजों को सुरक्षित रखा है और नई संभावना अमेरिका के बाजार में भारतीय किसानों के लिए खोल दी है। तो थोड़ा आप बताओ सारथी जी, बहका कौन रहा है? 18% की बात करी गई थी, 18% की जो बात करी गई थी वो 3% जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए पहले 90s में एक स्पेशल लॉ बनाया गया था कि जो बहुत ही कमजोर देश हैं जैसे कंबोडिया, लाओस वगैरह, उनके लिए 3% टैक्स लगाया जाएगा, बाकियों के लिए नहीं लगाया जाएगा। हम कहते हैं हम 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, हम वर्ल्ड पावर है वगैरह। 18% वियतनाम पे भी लगाया गया, 18% सब पे लगाया गया है। तो सबकी एक स्थिर, अगर अमेरिका को कंज्यूम करना है तो उनको महंगा देना ही पड़ेगा, वेदर इट इज फ्रॉम वियतनाम या वो कंबोडिया से है या फिर वो भारत से है या ये बांग्लादेश से है, सभी को 18% देना पड़ेगा। तो वो 18 और 3% का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो मेरी समझ में आर्ग्यूमेंट ही बिल्कुल भी गलत है। नहीं गलत कैसे है? नहीं सारथी आचार्य साहब थोड़ा समझाइए। विपक्ष ये कह रहा है कि आज से साल भर पहले तक भारतीय उत्पादों पर जो टैक्स लगता था अमेरिका में वो 3% था, अब वो 18% लगेगा। ये बात सही है या ये बात गलत है? या आप हमें ये समझा रहे हैं कि जब आप ये बढ़ा रहे हो कि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए तो फिर उसके अनुसार कीमत चुकाओ? बड़े आदमी हो तो बड़े आदमी के अनुसार रहन सहन करो। आप रहो वही फटे हाल हो, बताओ कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, कैसे होगा? पे नहीं ले सकते हैं कि बिकॉज 18% सबके लिए है। पहले सबके लिए 3% था, अब सबके लिए 18% है। तो अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो सबके लिए पे करेगा या फिर वो मना कर देगा कि साहब हमसे कंज्यूम नहीं होता है। और क्योंकि मैं खुद ही अमेरिका में रह चुका हूं, मुझे मालूम है उनको विदाउट कंजम्पशन उनका पारा नहीं पड़ता है। तो वो 18% खरीदेंगे, वियतनाम से खरीदे चाहे इंडिया से खरीदे चाहे, हमारा कोई कंपैरेटिव डिसएडवांटेज नहीं होगा उससे। जी, जितना पहले जाता था उतना ही अब जाएगा। तो आपके अनुसार ये डील क्या है? ये उपलब्धि है या समस्या है? मेरी समझ में ये डील ऐसी है कि हमको डील में अगर डील से फायदा लेना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि ये लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन और भी ज्यादा करना पड़ेगा सो दैट अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो हम पे क्रिटिकली डिपेंडेंट रहे। दूसरा ये है कि हमारा जो तेल है वो तेल अमेरिका से नहीं आएगा, बाय द वे लेट मी पुट इट दैट वे, अमेरिका से नहीं आएगा, वेनेजुएला से नहीं आएगा, क्योंकि उनका तेल जो है वो भारी तेल है और हमारी जो रिफाइनरीज हैं उन तेलों को प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। तो उनका कोई एक अरेंजमेंट इस तरह प्रकार से होगा कि हमको सऊदी अरेबिया से या यूएई वगैरह से कहीं से लेना पड़ेगा हमको, वहां से तेल नहीं आएगा, इतनी दूर से तेल आएगा और यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, वो अपना तेल देंगे नहीं और हम जहां से ले रहे थे वहां से लेने भी नहीं देंगे, इसको आप क्या कहते हैं? वो तो ओपन मार्केट में मिलता है, आप कहीं से ले लीजिए, मलेशिया से ले लीजिए, आप सऊदी अरेबिया से ले लीजिए, आप ओमान से ले लीजिए। सारथी साहब इतना इजी मामला थोड़ी, आप तो बिल्कुल ही दुनिया से कट के हमसे बात कर रहे हो। आपको नहीं पता क्या कि ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि तुम रशिया से अगर तेल खरीदो तो ठीक नहीं होगा। 25% टैरिफ पेनल्टी के रूप में उसने लगा रखा था, 25% ये क्या क्या हटाया है कि अब तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। इसको बतौर अर्थशास्त्री आप कैसे देखते हैं? कितना नुकसान का सौदा ये? सर जी मान जाओ, रूस से हम जो तेल लेते थे वो रूस ने मना कर दिया था कि हम रुपीज में तेल नहीं खरीदेंगे न बेचेंगे,
हमको यूएई से एक्सपोर्ट करना पड़ता था और वहां से डॉलर खरीद के यूएई के बैंक्स में जमा करने पड़ते थे, या उन्होंने कहा था युवान में भेजा हमें दो। अब हम युवान में तो हम नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारा डेफिसिट था वहां पे, इसलिए हमको यूएस डॉलर्स जो है वो यूएई में जमा करने पड़ते थे और वहां के थ्रू, और वो कमीशन जो होते थे उससे सारा हमारा जितना भी वो कंसेशन था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो सारथी आचार्य जी बता रहे हैं कि तेल न खरीदने का फैसला हमने अपने आर्थिक कारणों से लिया है, ना कि ट्रंप के दबाव में। डॉलर खरीद के खरीदना पड़ रहा था, बड़ा भारी पड़ रहा था। बताओ सुरेंद्र राजपूत जी, इतनी सी सरल सी बात आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। देश हित में लिए गए फैसले को भी आप देश के खिलाफ बता दे रहे हो, इसलिए बता दे रहे हो क्योंकि आप विपक्ष की राजनीति करते हो। अच्छी बात है ये। जी सुरेंद्र जी। सर मैं क्या कहूं, जो आपके जो मेरे ख्याल से अर्थशास्त्री जी थे उनके ऊपर मैं हंसूं या रोऊं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है जी। रूस स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें उम्मीद है भारत तेल हमसे खरीदना बंद नहीं करेगा जी। हमारी बड़ी पुरानी क्या नाम उनसे दोस्ती है, भारत तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। रूस का विदेश मंत्री कह रहा है, रूस का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, रूस का वहां का जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो कह रहा है, और ये शर्मा साहब पता नहीं किस फूल्स पैराडाइज में है, भगवान जाने, मेरे को नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। कहीं ये अमेरिका वहां जा रहे हैं अपना सऊदी अरब, या कभी ये जा रहे हैं अपना यूएई जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं। अरे प्रभु, साफ साफ कहा है भारत की 2 पाताल गंगा और नायरा 2 डिस्टिलरीज ऐसी हैं जहां पे हैवी जो विस्कोसिटी का तेल प्रोसेस होता है, अंबानी की हैं, और दोनों के लिए बाकायदा ट्रेड एग्रीमेंट वेनेजुएला से हो गया है। समंदर के 2 जहाज जो हैं, जो अभी और कहीं पर जा रहे थे हिंदुस्तान की तरफ, अमेरिका ने मोड़ दिए हैं। तो आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर लिए थे, मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। मैं आपकी विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं माफी के साथ आपसे कह रहा हूं कि तेल के मामले में आपने बिल्कुल देश को गुमराह किया। इस चैनल के दर्शकों से आपको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं सुरेंद्र जी एक बार स्पष्टता ले लेता हूं, सारथी जी अभी भी अपनी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सारथी जी। हाँ जी, ये मैं कहना चाहता था कि एक तो रूस से यदि आप तेल नहीं लेना चाहते, मैं इनकी बात पे ही, राजपूत साहब की बात पे ही अटकता हूं जी। आपने एग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ, वो एग्रीमेंट पूरा करना ही पड़ेगा जी। कुछ जहाज समुद्र में है, कुछ जहाज जो है वो बंदरगाहों में है, वो सब आएंगे 6 महीने 8 महीने उस सब के लग जाएंगे। तो 6 8 10 महीने तक तो कुछ होना ही नहीं है जी। उसके बाद ट्रंप के 2 साल बचे। एक तो ये बात है जी। दूसरा ये है कि इनका ये कहना है कि भाई नायरा की हालत बुरी है, नायरा तो वर्चुअली लिक्विडेशन में जा रहा है जी। और हमारे यहां हैवी ऑयल का ये व्हाट डू यू कॉल इट प्रोसेसिंग जो है, इसमें बहुत कम कैपेसिटी है। और वेनेजुएला से जो तेल आएगा वो कहां से आएगा? पैसिफिक से होता हुआ वो आपके मलाक्का स्ट्रेट से आएगा। वो कितना टाइम लगेगा उसमें, वो कितना पैसा लगेगा उसमें? वो बिल्कुल ही नॉन वायबल होगा। वो वेनेजुएला का तेल जो है वो तो टिपिकली टेक्सास के लिए बना है, वो वहां जाएगा और हमको सऊदी अरेबिया से लेना पड़ेगा। तो सारथी आचार्य जी का अपना आकलन है, पर सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात को आगे विस्तार देते हैं अपन। कुल मिलाकर बातचीत जो चल रही है उसमें शरद त्रिवेदी जी ने एक कमाल की बात कही, देश हित में जो भी फैसले लेने होंगे वो फैसले हमारी सरकार लेगी। बताओ, इतनी दमदारी के साथ में शरद जी ने बात कही, फिर भी आप नाराज हो। भाई देश हित, उसमें अगर रूस से तेल लेना देश हित में होगा तो रूस से तेल ले लेंगे, देश हित में तेल ना लेना होगा तो तेल नहीं लेंगे। क्यों परेशान है आप? मैं फिर से जो शर्मा साहब हैं, मैं फिर से इनसे माफी के साथ कहता हूं कि दोबारा से पढ़ लें जी। पहली चीज तो कोई भी तेल का टैंकर जो है इस वक्त रूस से पिछले नवंबर से चला ही नहीं है, और जो 7 टैंकर चले थे उनको यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया है, नायरा के लिए चले थे।
मैं जिम्मेवारी से नाम लेकर के बता रहा हूं, नायरा के लिए चले थे, उनको यूरोप के लिए मोड़ दिया गया है। यानी आपने तेल की ड्यूटी, जो तेल का जो इंपोर्ट था रूस से, लगभग 67% खत्म कर दिया है, नंबर एक। नंबर दो, वेनेजुएला से जो तेल आएगा ना, नायरा के और पाताल गंगा के लिए, दोनों बहुत अच्छी रिफाइनरी हैं, एक बार जाके जरा पता कर लीजिएगा, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर नहीं जानकारी है तो मना कर देना चाहिए, लेकिन दर्शकों को गलत क्या नाम राय नहीं देनी चाहिए, गलत सूचना नहीं देनी चाहिए। जो वेनेजुएला से तेल आ रहा है वो FOR आ रहा है, FOB नहीं आ रहा है। यानी तेल जो है यहां पर आपको दिया जाएगा, जो उन प्राइसेस पे दिया जाएगा जो प्राइसेस लंदन ऑयल एक्सचेंज के हैं, और लंदन ऑयल एक्सचेंज के प्राइसेस और रूस से जो तेल हम खरीदते हैं उसके प्राइस में 40% का फर्क है सर, और दोनों FOR है। ठीक है ना। नंबर एक, तो इस तरीके से मत बताइए लोगों को, ये गलत जानकारियां मत दीजिए। और ये देश की अर्थव्यवस्था की बात है, इस अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाइए, ये आपका काम है। ये आपका काम नहीं है कि पीयूष गोयल को और भारतीय जनता पार्टी के कहने से या कुछ लेने देने से आप इस तरीके की गलत जानकारियां आपने दर्शकों को दे। दर्शक बर्बाद होने जा रहा है और दर्शक फूल्स पैराडाइज में रहे कि नहीं साहब हम तो क्या नाम आबाद हो रहे हैं। यह उचित नहीं है शर्मा साहब, कतई उचित नहीं है। आपको यह सब नहीं करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए आपको दर्शकों से। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, आप आ जाइए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर। जी, मैंने आपसे जिम्मेवारी से कहा कि हमारे यहां पर मक्का एडिशनल होता है, ज्यादा होता है, उसकी MSP नहीं दी जा रही। 1100 रुपए में मक्का बिक रहा है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म के लिए हो, चाहे वो पिग फार्म वालों के लिए हो, वो 1100 रुपए में इस समय वो हो रहा है। और आप DDG के नाम से, यानी ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन्स के नाम से उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारे किसान को और मार दे रहे हैं आप जो GM जो सर्टिफाइड उसको फूड है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जिसको हमने अपने यहां का मार्केट बंद कर रखा है, नहीं तो किसान हमारा मर जाएगा, उस जेनेटिक मॉडिफाइड फूड को आप पिछले रास्ते से अंदर लाना चाहते। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें यह लिखा हुआ है, ग्वार लिखा हुआ है, लाल जौ लिखी हुई है, सारी चीजें लिखी हुई, उसके पीछे जो एक शब्द लिखा हुआ है अन्य उत्पाद, वो अन्य उत्पाद क्या है, उस पे भारत की कृषि व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, आपने कभी जानकारी दी है? नहीं दी है। और जो आपने कहा था अब, और हम अमेरिका के प्रोड्यूस के ऊपर, यानी अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर 1% भी टैरिफ नहीं लगा सकते। 0% टैरिफ है। 0% टैरिफ पे हम खरीद रहे हैं और 18% टैरिफ पे हम बेच रहे हैं। हम मूर्ख हैं? ये किस तरीके का व्यापार है कि अमेरिका से हम खरीदेंगे 0% टैरिफ पर और हम अमेरिका को बेचेंगे 18 पर। हमारा व्यापारी तो मरेगा 18% पर और उनका व्यापारी मौज लेगा 0% पर, उनका किसान पर। सुरेश जी, इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो कृषि उत्पाद हमारे जाएंगे उन पर 0 टैरिफ रहेगा। उस बात पर आपको यकीन नहीं है? कौन सा प्रोड्यूस जाएगा ये तो बताइए ना। कोई 2 प्रोड्यूस बता दीजिए। कोई 2 प्रोड्यूस बता दीजिए। कुल मिलाकर सुरेश राजपूत तो बहुत ज्यादा नाराज है और सारथी आचार्य जी पे तो खास तौर पर नाराज है। मुझे आना है शरद जी के पास, लेकिन एक बार फिर सारथी जी को स्पष्टता देने जा रहे हैं। जी सारथी जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो US से खाना आएगा, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स आएंगे, वो बहुत ही छोटी मात्रा में आएंगे और उस स्पेक्ट्रम में आएंगे जिसमें हमारे यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। जिस प्रकार से इन्होंने एप्पल्स का आपने भी नाम लिया था, एप्रिकॉट वगैरह का नाम लिया था, जो हमारे यहाँ नहीं होते। और दूसरी चीज ये है कि सोयाबीन ऑयल की बात कर रहे हैं हम। इन एनी केस सनफ्लावर ऑयल कहां से ला रहे थे? यूक्रेन से ला रहे थे ना। थोड़ा सा रिप्लेसमेंट हो जाएगा और सोयाबीन से आप देखिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सनफ्लावर से बेटर रहेगा और सेफर भी रहेगा, क्योंकि वो रास्ते बहुत मुश्किल हैं। तो 1-on-1 एक्सचेंज होगा। सारथी आचार्य जी, आप तो अर्थशास्त्री हैं। सोयाबीन हमारे देश के प्रमुख कृषि उत्पादों में शामिल है। सोयाबीन का अधिकतम उपयोग तेल की दृष्टि से ही किया जाता है। अगर इंपोर्ट इस तरीके से अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा तो अब भारत के व्यापारियों का और भारत के किसानों का क्या होगा? इसीलिए तो ये क्षेत्र संरक्षित रखते थे ना। थोड़ा इसमें बताइए ना। हो रहा है, अभी भी इंपोर्ट हो रहा है सनफ्लावर ऑयल रशिया से और
यहां से यूक्रेन से अभी भी इंपोर्ट हो रहा है सर। वो इंपोर्ट क्या टैक्स फ्री है? उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। जो इंपोर्ट हो रहा है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है, क्योंकि अमेरिका के संदर्भ में तो हमने मान लिया टैक्स फ्री रहेगा। और इंपोर्ट हो रहा है तो किसको, मतलब पैसा तो आपको सीतारामन के पास जा रहा है ना, और तो किसी के पास नहीं जा रहा है। आचार्य साहब, मैंने जो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा कि आपने बताया कि यूक्रेन से सनफ्लावर को हम आयात कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स लगता है या आपका कहना है वो टोटली टैक्स फ्री है, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाते? मुझे एग्जैक्टली टैक्स नंबर तो याद नहीं है, लेकिन यदि टैक्स लगता है तो वो इंडियन कंज्यूमर देता है, बिकॉज पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से छोड़ के पब्लिक के पास चला गया तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है भाई। अभी सनफ्लावर ऑयल जो आता है, अगर उसमें इंपोर्ट टैक्स लगता है तो उसकी एक कीमत ज्यादा होती है, तो भारत का जो कृषि उत्पाद है वो उसके साथ में मुकाबला कर पाता है। अगर विदेश से आया हुआ सामान सस्ता होगा तो जैसे फर्नीचर की इंडस्ट्रियों पर सवाल खड़ा हो गया, चाइना से आने वाले सामान ने कितना बड़ा नुकसान एक समय पर हमें किया, तो वही खतरा तो भारत के किसानों के संदर्भ में होगा। मैं शरद जी के पास आना चाहूंगा और शरद जी आपसे जानना चाहूंगा, इसको लेकर स्पष्टता क्यों नहीं देते? आप ये बात तो बढ़ चढ़कर बता रहे हो कि देखो ये कृषि उत्पाद जो है ना, ये भारत नहीं आएंगे, गेहूं नहीं आएगा, चावल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। थोड़ा ये तो बताओ कि किस किस पर आपने सहमति दी है, उसको इस तरीके से जनरलाइज क्यों कर दे रहे हो? अन्य में तो पता नहीं क्या क्या। देखिए, अभी ये प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट आया, फाइनल मार्च में आएगा, जिसमें सारा पूरा उसके रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे, स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स आएंगे कि कब किस पे क्या कितना इंपोर्ट होगा, क्या ड्यूटी लगेगी, उसका पूरा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो प्रोसेस आएगा तो ये सबको पता चल जाएगा। मैं एक बात एक बड़े लेवल पे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो है हर चीज का एक भय बनाया जाता है। देखिए, हमारा किसान जो है, अगर हवा चलेगी तो हमारा किसान मर जाएगा, अगर फलानी चीज होगी तो हमारा उद्योगपति मर जाएगा, अगर ये काम करेंगे जो आप लेबर कानून का अगर आप उसको लिबरलाइज करेंगे तो हमारा वर्कर मर जाएगा। तो ये जो भय बनाया जा रहा है कि साहब हम इतने छोटे, हम इतने गरीब, इतने असहाय, इतने असमर्थ हैं, ये हमारा असमर्थ किसान है जिसने 4% ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा दिया पूरे देश का। हमारे जो बफर स्टॉक है 49 मिलियन टन होना चाहिए, 110 मिलियन टन है। अच्छा, एक बात बताओ शरद जी, बुनियादी सवाल करता हूं, आप किसानों के बहुत हितैषी है ना। जब ये किसान आंदोलन आपने स्थगित कराया तो किसानों की समस्याओं के लिए आपने एक समिति बनाई थी और कहा था कि ये 3 महीने में रिपोर्ट देगी और इस पर हम समाधान देंगे। तत्कालीन कृषि सचिव थे संजय जी, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। इतने साल बाद उस समिति की बैठक, उस समिति के फैसले और उस समिति के फैसलों पर निर्णय बता सकते हैं आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बताना चाहता कि जो 2019 का कांग्रेस मैनिफेस्टो है जिसमें ये किसान बिल लिखा था, मैं आपको उसके 2 पंक्तियां पढ़ के सुना। हमने आपका सवाल किया, आप कांग्रेस में पहुंच गए, बहुत बढ़िया। किसान आंदोलन के समय पे वादा सरकार करे, सरकार के वादे पर सवाल हम करें, और कांग्रेस का घोषणा पत्र शरद त्रिवेदी जी पढ़े। कांग्रेस का घोषणा पत्र के लिए तो मैं सूर्य राजपूत जी से ना पूछ लेता। शरद जी, आपसे आपकी उपलब्धि, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ जानने के लिए सवाल किया है, इस उम्मीद से कि आप कुछ ऐसा कहेंगे जो हमारे दर्शकों को लाभान्वित करेगा। थोड़ा बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमारे जो विपक्ष के मित्र बिलखना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा किसान के सब फलाना हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूं आपको कि ये शुरुआत कहां से हुई थी। कांग्रेस 2 से पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। कांग्रेस कृषि उत्पाद अधिनियम में संशोधन करेगी जिससे कृषि उत्पाद के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। हम बड़े गांव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ ही किसान बाजार की स्थापना करेंगे जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सकेगा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। जो जिनको अब दर्द शुरू हो गया किसान का, तो ये ओरिजिनली दर्द भी वही देने वाले थे, लेकिन ये अब समस्या ये है कि ये इतना जटिल प्रश्न है, इसमें किसान सबसे बातचीत की जा रही है। जो ये पिछले 70 साल में नहीं कर पाए वो हमको कह रहे हैं कि 3 महीने में कर दीजिए। उस समय को बढ़ाया गया है क्योंकि इस पे अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका है। जो एग्रीमेंट होगा सबके हितों को देखते हुए किया जाएगा। और ये जो हमारे बिलखने वाला जो विपक्ष है, जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, इनके आंसू रोकना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि किसान की उतनी बड़ी समस्या नहीं जितना विपक्ष जो हमारा गरीब बेरोजगार पिछले 11 साल से केंद्र में घूम रहा है और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से घूम रहा है, तो इनकी गरीबी बेरोजगारी के हमको रक्षा करनी ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसमें समय लग रहा है और जो भी होगा वो भारत के हित में किया जाएगा फैसला। कुल मिला के आप तो जो भी फैसला लेंगे वो भारत के हित में होगा। आप तो इस स्टेटमेंट के साथ कायम है। थोड़ा सा मुझे यह बता दीजिए कि जब आप सत्ता में आए और जब आप 2023 में भी सत्ता में आए, उस समय हमारे अमेरिका के साथ जो व्यापार चल रहा था, जिसमें हम काफी मुनाफे में थे, अधिकांश देशों के साथ तो घाटे का व्यापार करते हैं, पर अमेरिका के साथ हमारा मुनाफे का व्यापार था। आपकी ये डील कैसे उस व्यापार से बेहतर हो रही है, थोड़ा बस इतना समझा दीजिए। आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, विश्व जो है मेरे समझ से 2 भागों में बढ़ चुका है, एक समय के हिसाब से, एक प्री ट्रंप और एक पोस्ट ट्रंप। तो ट्रंप के आने के बाद जितने टैरिफ थे, जितने एग्रीमेंट थे, वो सब के सब शून्य हो गए हैं। और आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान और कनाडा के अलावा जितने देश हैं, उनमें सबसे अच्छी डील भारत को मिली है। तो शरद त्रिवेदी जी का कहना है कि पहले की बात जाने दो, ट्रंप के आने के बाद जो हालात है, उन हालात में हम जो सबसे बेहतर कर सकते थे और दुनिया के अन्य देशों से आप तुलना करो तो हमने ज्यादा बेहतर समझौते को अंजाम दिया है। यह हमारी उपलब्धि है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में हैं। इस उपलब्धि पर भी आपको शिकायत, क्या कहते हैं टिकैत जी? देखो, शिकायत तो पूरे देश को है। ये बात सवाल देश की सरकार से करेगा, ये बात कांग्रेस की करेंगे। अरे कांग्रेस ने अगर पहले कोई काम नहीं करा तो वो चली गई सत्ता से, वो इसीलिए तो गई है, लेकिन उसने काम नहीं करा जी। अब आप आगे अब भी कांग्रेस को कह रहे हो जो देश का काम है वो करो। न ये किसी किसान संगठन से बात कर रहे। 22 जनवरी 2021 को 5 साल हो लिए। भारत सरकार ने जब बातचीत करी थी जी, वो भी 3 काले कानून पे, और वहां हाउस में 12 दौर की बातचीत हुई हमारी भारत सरकार से। फिर 3 काले कानून से अलग कोई बातचीत वहां इन्होंने करी नहीं। देश का भी समय बर्बाद करा, किसानों का भी समय बर्बाद करा। इनको ना कोई इस देश से लगाव है ना कुछ है। ये प्रॉपर्टी सब जो संस्थाएं सब ये बेचने का काम कर रहे हैं। इसे देश के किसान को कमजोर करेंगे जब तो जमीन बेचेगा। ये देश को गरीब करने का काम कर रहे हैं, जब तो जमीन बिकेगा। जमीन बेच के अपना गुजारा कर रहा है किसान, फसल बेच के उसको दाम नहीं मिलते। मतलब 1100 रुपए में मक्का बेच रहा है, को शर्म नहीं आती? वो 1200 रुपए में धान बेच रहा, शर्म नहीं आती? और जितना एमएसपी में बिकता है ना, 40% सिर्फ किसान बेचता है, 60% इनके व्यापारी मित्र बेचते हैं किसान के नाम पर खरीद के। ये कुछ नहीं करेंगे। देश को फिर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। वैचारिक रूप से सब लोग तैयार हो रहे हैं और अब समझ गए। देश का किसान, नौजवान, छोटा दुकानदार, गांव में रहने वाले लोग, वो सब समझ गए इनकी चाल को। टिकैत जी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुल मिलाकर किसान की जिंदगी का गुजारा अब अपनी फसल बेचकर नहीं, जमीन बेचकर हो रहा है। शरद जी को इसमें कुछ आपत्ति है? संक्षिप्त में शरद जी की आपत्ति सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो यह है कि खेती और किसान हमारे यहाँ सिर्फ 1.5 राज्यों में है। एक तो पंजाब में और हरियाणा के 4 जिलों में किसान है। पूरे भारत में कहीं किसान नहीं है, क्योंकि कहीं किसान आंदोलन नहीं हुआ। और मंडी सिस्टम बिहार में खत्म हुए 20 साल हो चुके हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था 13% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है, जिसमें एग्रीकल्चर का खेती का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहां जो हमारे गरीब किसान आया था 3.5 करोड़ की गाड़ी में सब्सिडी लेने के लिए, ये समस्या उन किसानों की है। शरद जी, कितनी अचरज की बात है ना कि एक राज्य और 4 जिलों के किसान आकर बैठ गए 3.5 करोड़ की गाड़ी में, और साहसिक फैसले लेने वाली सरकार ने अपने फैसले वापस ले लिए। कितने कमाल की बात है ना। 5 साल हो गए, जनवरी 2021 से आज 2026। आप अपने फैसले वापस बताए नहीं हैं। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? सरकार का काम है फैसले लेना, देश का काम है उस फैसले पर अपना फैसला लेना।
भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौते को अंजाम दिया गया है। दोनों देश की सरकारें अपने अपने देश की जनता को यह बता रही हैं कि हमने ये फैसला आपके हित में लिया है। सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वह यह बताए कि यह फैसला कैसे इस जनता के हित में है, और विपक्ष और बाकी लोगों की जिम्मेदारी है उसके द्वारा किए जा रहे दावों की पड़ताल करना। भारत और अमेरिका के समझौते को अभी इस पड़ताल के दौर से गुजरना है। बेहतर होगा सत्ता पक्ष इस समझौते की बारीकियों को खुलकर जनता के बीच रखे, ताकि जनता का विश्वास बन सके कि वाकई फैसला उसके हित में और देश के हित में लिया गया है। ट्रंप के दौर में यह यकीन करना मुश्किल होता है कि फैसला दबाव में लिया जा रहा है या देश हित में लिया जा रहा है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। उम्मीद करते हैं सरकार इस डील के अन्य पहलुओं को भी वक्त गुजरने के साथ सार्वजनिक करेगी, ताकि जनता एक नतीजे पर पहुंच सके। हमारा भरोसा है कि देश हित के साथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। इस अपेक्षा के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।